नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से। दिव्यास्त्र मार्क 1 का सफल परीक्षण है वो जोधपुर में किया जा चुका है। ये दिव्यास्त्र को हम पहले भी देख चुके हैं, जो एक टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग शब्द का तो अर्थ आप जान गए होंगे, हमने कई बार यूज किया है। लॉइटरिंग का अर्थ होता है आत्मघाती, यानी ऐसा ड्रोन जो टारगेट पर जाकर के वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा, खुद को भी ब्लास्ट कर लेगा और टारगेट को भी ब्लास्ट कर देगा। बनाने वाली कंपनी है होवरिट। 500 किलोमीटर रेंज है, 5 घंटे तक ये उड़ सकता है और इसकी स्पीड है वो 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। 15 केजी का वारहेड, यानी जो विस्फोटक है वो 15 केजी तक के विस्फोटक को ये ले जाने में सक्षम है और इसको मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। कोई व्हीकल है उसके ऊपर लगा करके इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये है दिव्यास्त्र मार्क 1। ठीक है, ये मार्क 1 होता है, इनकी श्रेणियां होती है, एक तरह से पीढ़ियां बोल सकते हो। मार्क 1 है, फिर इससे जो लेटेस्ट आएगा वो मार्क 2 हो जाएगा, इससे लेटेस्ट आएगा वो मार्क 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर ये एक आर्टिकल आया था, सीमा विवाद में कूटनीतिक परिपक्वता की जरूरत, क्योंकि जो नेपाल के पीएम है बालेंद्र शाह, जैन जी पीएम है, उन्होंने एक बयान दिया है कि नेपाल ने भारत की काफ़ी ज़मीन है वो कब्जा रखी है और इसके ऊपर बात करने के लिए वो ब्रिटेन और चाइना को आमंत्रित कर रहा है कि हमारे द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाया जाए। क्यों है ये मुद्दा? ये मुद्दा आता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 3 स्थान हैं। एक है लिपुलेख, एक है कालापानी और एक है लिम्पियाधुरा। इन 3 जगहों को नेपाल ने 2020 में अपना जो पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था उसमें अपना हिस्सा बताया था। जो लिपुलेख है, लिपुलेख पड़ता है यहाँ पर, ये लिपुलेख पास है, यहाँ देख रहे हो आप। तो ये नेपाल, इंडिया और चाइना तीनों का एक जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से होकर के हम माउंट कैलाश की यात्रा करते हैं, मानसरोवर लेक की यात्रा करते हैं। वहाँ तक हमारी रोड भी अब बनने जा रही है। तो एक तो इस पे, दूसरा कालापानी है जहाँ पर हमारी ITBP है वो तैनात रहती है, और लिम्पियाधुरा है। लिम्पियाधुरा है यहाँ, कालापानी हो गया यहाँ, लिपुलेख हो गया यहाँ। तो ये जगह है वो नेपाल अपने बनाता है, जबकि ये किसकी है? इंडिया की ही जगह है। ये क्यों है ये मुद्दा? ये मुद्दा आता है सुगोली की संधि से, जो 1816 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य। एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816। उसमें महाकाली नदी है, उसको नेपाल और भारत की सीमा रेखा है वो माना गया। लेकिन जो महाकाली नदी है उसका उद्गम जो है वो नेपाल मानता है लिम्पियाधुरा से, यहाँ से मानता है इसका उद्गम। तो फिर कालापानी और लिपुलेख किसके अंदर चले जाते हैं? नेपाल के अंतर्गत। यहाँ से ऐसे बहती है वो नदी। लेकिन भारत है वो इसका उद्गम कहाँ से मानता है? कालापानी से मानता है। और ये बहुत हमारी प्राचीन काल से हमारा इसके ऊपर अधिकार रहा है, ऐसा बोल करके भारत है वो अपने क्षेत्राधिकार उस पर दिखाता है। फिर स्पोर्ट से है, गुकेश प्रज्ञनंदा सहित सभी 4 भारतीय है वो शतरंज की चैंपियनशिप में हार गए हैं, लेकिन उनके नाम हमें याद रखने हैं। ये निम्नलिखित खिलाड़ी हैं वो कौन से खेल से संबंधित हैं? डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी। ये 2 महिलाएं हैं, ये 2 पुरुष हैं। डी गुकेश तमिलनाडु से आते हैं, आर प्रज्ञानंद तमिलनाडु से, दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से और कोनेरू हम्पी है वो आंध्र प्रदेश से आते हैं। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि ये वर्तमान जो खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है। फिर जोजड़ी प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट, सख्त अवैध पाइपलाइन नेटवर्क तोड़ने के आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्व संज्ञान लेते हुए जोजड़ी नदी पर अपना जो वर्डिक्ट दिया था, उसके बावजूद अभी भी जो फैक्ट्रीज वहां पर लगी हुई है, उस फैक्ट्रीज का अपशिष्ट है वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए इसमें छोड़ा जा रहा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। जान लेते हैं जोजड़ी नदी के बारे में। तो यह लूणी नदी की सहायक नदी है, जोधपुर के अंदर जाकर ये मिलती है। इसका उद्गम होता है नागौर की पांडलू पहाड़ी से। इसमें मुख्यतः टेक्सटाइल और जो डाइंग फैक्ट्री है, यानी कपड़ों को रंगने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उसका कचरा है वो जोजड़ी नदी के अंतर्गत आ रहा है। फिर भारत ओमान FTA लागू हो गए हैं। 2 साल में निर्यात $7 अरब बढ़ने की उम्मीद है। इसी से संबंधित ये आर्टिकल आया था कि भारत के श्रमिकों और किसानों के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कब से शुरू हो गया है? 1 जून 2026 से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दोनों देश
आपस में एक दूसरे का जो आयात करेंगे उसके ऊपर जो टैरिफ है वो शून्य कर देंगे। बात करें इंडिया और ओमान की, तो यहाँ पर नक्शे में आप देख सकते हो इंडिया है और ओमान है, बीच में अरब सागर है। इससे पहले यूएई के साथ भारत एफटीए कर चुका है गल्फ कंट्रीज में, और दूसरी कंट्री कौन सी है? ओमान है। लाभ हमें क्या क्या होंगे? एक है शून्य शुल्क पहुंच, हमें जो ड्यूटी है वो 0 कर दी जाएगी। अभी ये 15.33% थी, मतलब 15.33% सामान पर 0 ड्यूटी थी। अब ये बढ़ाकर हमारा लगभग 99% सामान पर ड्यूटी है वो 0 कर दी जाएगी, जिससे हमारा निर्यात है वो ओमान के अंदर प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। हमारा निर्यात बढ़ेगा, जो वर्तमान में $4 अरब है, ये 2 साल के बाद $7 अरब होने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र: कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रत्न आभूषण, रसायन, फार्मा, कृषि उत्पाद। जो ये प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र आप देख रहे हो ना, जब हम किसी भी दूसरे देश के साथ एफटीए करते हैं, कोई भी व्यापारिक समझौता करते हैं, तो ये आपको 6-7 उद्योग है, ये याद रखने हैं। यही हमारे उद्योग हैं जो विदेशों में अच्छा खासा निर्यात करते हैं और इन्हीं को फायदा होता है। तो ये लगभग सभी में समान ही रहते हैं: कपड़ा, इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण, रसायन, फार्मा और कृषि उत्पाद। फिर एक समुद्री पाइपलाइन बनाने की योजना है ओमान से गुजरात तक, 2000 किलोमीटर समुद्र के अंदर, जिससे हमारी ऊर्जा आपूर्ति है वो अबाधित रहते हुए हमें नियमित ऊर्जा मिलती रहेगी। जो ये हॉर्मुज संधि वगैरह है, जलडमरू मध्य है, इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। भारतीय पेशेवरों के लिए रास्ते खुले हैं। ओमान के अंदर हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंट हैं, आईटी सेक्टर्स के विशेषज्ञ हैं, उनको भी काम करने में मौका मिलेगा। रणनीतिक गेटवे खुलेगा ओमान से। हम जो ये गल्फ कंट्रीज है यहाँ पर अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं। फिर ओमान का पोर्ट इस्तेमाल करके हम जो ये दक्षिण अफ्रीका, मतलब जो अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी देश हैं, वहाँ पर भी अपना निर्यात है उसको बढ़ा सकते हैं। किसानों एवं घरेलू उद्योगों को पूर्ण रूप से इसमें सुरक्षा दी गई है। कृषि उत्पाद और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो ओमान से भारत आयात करेगा उनमें टैरिफ लगेगा, उस पर उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है, यानी भारत के किसानों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी गई है। अब हम सोचते हैं कि ओमान ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है, सब चीज़ों पे 0 ड्यूटी को लगा रहा है? क्योंकि ओमान को पता है कि जो ओमान की अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी, ओमान क्या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं ना, उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम पर टिकी हुई है। अगर बाद में देश आगे आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर ट्रांसफर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसके आधार पर सारे देश अगर ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो इन देशों की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सकती है। तो ये अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए नए दरवाजे खोलने लगते हैं, क्योंकि जब ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ लगेगी। भारत के जो विशेषज्ञ जाएंगे यहाँ पर, वो वहाँ पर लोगों को फैक्ट्रियाँ लगाकर रोजगार देंगे। फिर जो भी गल्फ कंट्रीज हैं इनमें खेती वाली भूमि है नहीं, बारिश होती है नहीं, तो फिर इनको अपनी खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए भारत जैसे देशों पर निर्भर है वो रहना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने 0 ड्यूटी है वो की है, फ्री में कोई नहीं करता। फिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हम कॉलेजियम ने 5 नाम दिए थे उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति दे दी गई है और अभी 37 जज हो गए हैं। अभी लेटेस्ट क्या किया गया था, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 38 होने को मंजूरी दी थी। अभी भी एक पद है वो खाली बना हुआ है। वर्तमान में 5 जजों की नियुक्ति हुई है, जिसमें से 4 जज हैं वो विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक महिला जज की नियुक्ति हुई है जो सीनियर एडवोकेट है। पहले हैं जस्टिस सील नागू, ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। जस्टिस संजीव सचदेवा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और जस्टिस अरुण पल्ली, J&K हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। जो एक महिला सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति हुई है उनका नाम है VS मोहना, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ये 12वीं महिला न्यायाधीश बनी है सुप्रीम कोर्ट में। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जस्टिस M फातिमा बीवी, जो 1989 में नियुक्त की गई थी और ये पूरे एशिया के अंदर किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला भी थी। इसके बाद ये NHRC की सदस्य भी रही और तमिलनाडु की गवर्नर के पद पर भी रह चुकी है। और जो VS मोहना है, जो सीनियर एडवोकेट से सीधे जज के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, ऐसा नियुक्ति पाने वाली दूसरी महिला है। पहले हुई थी इंदु मल्होत्रा। अभी टोटल 36+1
सीजीआई को मिलाकर के 37 पद भरे जा चुके हैं, 38 होने चाहिए, एक अभी भी खाली है। और जून में 2 जज हैं वो रिटायर जा रहे हैं, जिसके बाद 3 पद वापस से खाली हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने की अर्हताएं। इंडियन होना चाहिए, हाई कोर्ट का जस्टिस रहना चाहिए 5 साल, किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में या तो 5 साल न्यायाधीश रह चुके हों, या फिर उस न्यायालय या अन्य न्यायालयों में मिलाकर के 10 साल वकालत कर चुके हों, या राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित न्यायवेत्ता हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। कार्यकाल रहता है इनका 65 वर्ष की आयु तक। निष्कासन दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनका निष्कासन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, इसके लिए संसद का 2/3 बहुमत मिलना आवश्यक है दोनों सदनों में। अगर इनके कदाचार का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। इसके बाद जिस सदन में ये प्रस्ताव लाया जा रहा है उसके अध्यक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति बनती है जो इसके ऊपर क्या करती है, मतलब इसका निराकरण देखती है, पूरा जांच करती है, जिसमें 3 सदस्यों में कौन होगा, या तो सीजीआई होंगे या हाई कोर्ट का कोई जज होगा। किसी भी राज्य का जो हाई कोर्ट है, किसी एक राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और एक अन्य कोई न्यायविद होगा। ये 3 सदस्यीय समिति है, वो जांच करेगी। जांच में कदाचार सिद्ध होने पर फिर 2/3 बहुमत लाया जाना है। 2/3 बहुमत में उपस्थित सदस्यों का 2/3 और कम से कम बहुमत होना चाहिए, उसके आधार पर इनको निष्कासित किया जा सकता है। फिर भारत के जो प्रधानमंत्री है इनकी मुलाकात हुई है म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग से। अप्रैल 2026 में म्यांमार में चुनाव हुए थे। मिन आंग ह्वाइंग 11वें वहां के राष्ट्रपति बने हैं, ये पहले सैन्य प्रमुख के पद पर थे। किन बातों पर समझौते हुए हैं? क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग हुआ है। म्यांमार एक भारत और चाइना के मध्य बफर स्टेट का कार्य करता है। छितवे बंदरगाह जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में है, इस पर भारत इसको डेवलप कर रहा है, जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें भारत की रणनीतिक भूमिका बढ़ाएगा और चीन का जो सैन्य मजबूतीकरण हो रहा है उसको संतुलित करेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सुदृढ़ करने जा रहा है। जो छितवे बंदरगाह है ये हमारी जो कलादान प्रोजेक्ट है उसका प्रमुख बंदरगाह है। इसमें कलकत्ता पोर्ट से छितवे बंदरगाह पानी के रास्ते जाया जाएगा, वहाँ से पलेतवा ये कलादान रिवर है वहाँ तक जाया जाएगा, वहाँ से फिर एजावल तक बाई रोड जाया जाएगा। ये क्या करता है, ये हमारे जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनको कनेक्ट करने का एक दूसरा मार्ग है। इसके बाद प्रदेश में एक माह में 26,000 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन हुए हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? इसके अंतर्गत 1 करोड़ जो मध्यम या गरीब परिवार हैं उनके घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल है वो लगाए जाएंगे और जिससे इनको 300 यूनिट फ्री बिजली है वो मिलेगी। फिर दैनिक भास्कर का नॉलेज टेस्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 108। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट में बार वकालत से न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला इंदु मल्होत्रा। अभी दूसरी कौन बन गई है? वीएस मोहना। ये डेली करंट अफेयर हैं। जनरल बन गए एनएस राजा सुब्रमण्यम। तीसरे हमारे सीडीएस बने हैं, ये पहले थे जनरल विपिन रावत, दूसरे जनरल अनिल चौहान और तीसरे जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम। हांगकांग में 12वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप समाप्त हो गई है। भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। भारत ओमान के बीच व्यापक समझौता देख ही लिया। फिर सरकार ने एक समाधान दीदी नाम का एआई चैटबॉट निकाला है, जो भाषणी एआई चैटबॉट था। भाषणी ऐप में क्या था कि वो हम बोलेंगे उसको विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके दे देता था। उस भाषणी ऐप के जरिए ये जो समाधान दीदी एआई चैटबॉट है ये लोगों की शिकायत है वो दर्ज करेगा और शिकायत किस विभाग से जुड़ी है तो संबंधित विभाग को सेंड कर देगा। इसके बाद ये दिव्यास्त्र मार्क A1 वाला हो ही गया। ये क्या है? थ्यूडिडाइडिस ट्रैप।
थ्यूडी डायरेक्ट ट्रैप क्या होता है कि जब कोई भी देश है, दो देश, एक छोटा देश है एक बड़ा देश है, बड़ा देश छोटे देश पर हमला करता है, लेकिन छोटा देश वो तो छोटा समझ के हमला किया था, लेकिन छोटा देश उसको बराबरी की टक्कर देता है तो बड़ा देश फंस जाता है, उसी को बोलते हैं थ्यूडीडाइरेक्ट ट्रैप। फिर भारत और वियतनाम में क्यूआर कोड आधारित ट्रांजैक्शन पर समझौता हो गया है भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच में। उद्देश्य परस्पर संचालित क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली के माध्यम से यात्रियों, व्यवसायियों और निवेशकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना। वहां पर क्यूआर कोड होगा, जैसे हम यूपीआई से यहाँ से स्कैन करते हैं वैसे वहां पर करेंगे, वहां की जो मुद्रा होगी वहां पर उसमें कन्वर्ट होके उतना पेमेंट हम कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसको बनाया गया था। 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में और सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं कि हमें पीआईबी भी इंक्लूड कर दी जाए, स्पोर्ट्स भी, राजस्थान भी। तो स्पोर्ट्स और राजस्थान तो जो न्यूज़ में आता है वो बता देता हूँ। पीआईबी के लिए क्या है कि अभी मेरे पास इतना सही में समय नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी आरएस की तैयारी करता हूँ, तो मैं सब चीज़ें आपको इंक्लूड करके बता पाऊँ। फिर कुछ बच्चों का मानना है कि वो चीज़ें दूसरी जगह भी कवर कर दी जाती है। ऐसे बहुत से चैनल हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश में आर्टिकल है वो पूरे डिटेल में 1-1, 1.5, 2-2 घंटे में समझाए जा रहे हैं। तो उतना समझने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, हमें की पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना है, फिर अपने हिसाब से उसको हम एलाबोरेट करके समझ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो इतना प्रयास मैं आपको कर रहा हूँ। बाकी आप भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, मेरे बिना गए इतने ज़्यादा लाइक्स आ जा रहे हैं। हर बंदा है जो देख के जा रहा है वो कमेंट कर रहा है, तो इससे हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। बाकी फिर भी आप अगर कुछ अपना अमूल्य सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। अपने दोस्तों को भी ये अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप में, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।